बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। डोंट स्किप दिस वीडियो फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है, ताकि आपको सही तरह से ये वीडियो और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए। तो उसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको तब समझ आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, ठीक है, फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है अ हैवी ड्यूटी बैटरी ऑफ अ ट्रक maintain a current of 3 ampere for 24 hours। ओके, 24 आवर्स के लिए हमारे पास एक हैवी ड्यूटी ट्रक की बैटरी जो है वो 3 एम्पेयर का करंट रखती है। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम। उन्होंने हमसे कहा गया है, सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 3 घंटों के लिए उसमें से 24 घंटों के लिए अगर 3 एम्पेयर करंट गुजरता है तो उसमें से कितना चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, उस 24 घंटों में। तो इसका सिंपल आंसर हमारे पास ये कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इज 259,200 कूलम, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। ये तो इसका हम लोगों ने जवाब लिख दिया कि इतना फ्लो करेगा, लेकिन असल बात है कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन डेटा जो गिवन है वो हमारे पास करंट गिवन है 3 एम्पेयर, ठीक है। 3 एम्पेयर तो हमारे पास करंट गिवन है, ठीक है। टाइम हमारे पास गिवन है 24 आवर्स, ठीक है। लेकिन टाइम की यूनिट अगर आपको मालूम हो तो हम लोग सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम की बेस यूनिट क्या है, सेकंड। ओके, तो हम क्या करेंगे, 24 आवर्स में कितने मिनट होते हैं और उस एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आवर्स में कितने सेकंड होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने 24 को मल्टीप्लाई किया 60 मिनट से, फिर 60 मिनट को मल्टीप्लाई किया 60 सेकंड से, तो हमारे पास आंसर आ गया 86400 सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास टाइम आ गया। अब इतने टाइम में अगर 3 एम्पेयर करंट गुजरता है उस बैटरी में से तो उसमें से चार्ज कितना फ्लो करेगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल हम जानते हैं कि चार्ज का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Q/T। ओके, यानी कि पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो करेगा वो हमारे पास कहलाता है करंट, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने यूज़ करना है। इसी फार्मूले को यूज़ करके हम अपने लिए वो चार्ज निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, करंट भी गिवन है, ठीक है, और टाइम भी गिवन है। तो हम यहाँ से इजीली अपना जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या वो इसी साइड पे रहेगा, आई और टी यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, आई हमें गिवन है जो कि है 3 एम्पियर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 86400, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 259,200 कूलम, ठीक है। यानी कि इसका आंसर इतना हमें मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, सिंपल फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि करंट का फार्मूला अप्लाई होगा I इज इक्वल टू Q/T। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कॉन्सेप्चुअल है, वाई एनालाइजिंग सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ EMF सोर्सेज इग्नोर वाई। हम जब भी किसी सर्किट को एनालाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें हम जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें जो भी EMF का सोर्स लगा होगा उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हर एक EMF सोर्स का, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, वाई, ठीक है। क्यों इग्नोर करते हैं इसको हम लोग अब आंसर करने लगे हैं। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इज यूजुअली इग्नोर ड्यू टू स्मॉल वैल्यू, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम तब इग्नोर करते हैं ड्यू टू इट्स स्मॉल वैल्यू, इसकी वैल्यू ही इतनी स्मॉल होती है कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम काउंटिंग में शुमार नहीं करते, ठीक है।
अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हम इसको क्यों, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी ईएमएफ सोर्स की, उसको हम इग्नोर कर देते हैं इन एनालाइजिंग अ सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक ईएमएफ का सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो बाहर से हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हर एक ईएमएफ के सोर्स में। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखें, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का, वो ऐसा रेजिस्टेंस होता है ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। तो सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ऑफर करता है। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस बिहेव्स एज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोर्स, देयरफॉर इट हैज आल्सो हैज अ पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, ये इस तरह से होता है कि उस बैटरी के अंदर या जो सेल है ईएमएफ सोर्स है उसमें ये सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, सम पोटेंशियल ड्रॉप इन EMF source due to this electrical resistance. ठीक है, internal resistance. Okay, the reason for less voltage drop is that the internal resistance of the EMF source is always very small. ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होती है ना, वो हमारे पास इंतहाई स्मॉल होती है। क्यों? कि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है हमारे पास। ठीक है, फॉर दिस रीजन द रेजिस्टेंस ऑफ द EMF इज नेग्लेक्टेड इन द सर्किट एनालिसिस। ओके, तो जब भी किसी सर्किट का हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी ईएमएफ सोर्स का, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको अपनी काउंटिंग में शुमार नहीं करते। क्यों? कि उसका होना या ना होना हमारे आंसर पर इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ओके, when it is connected to an external resistor, okay, then its EMF and terminal potential difference can be related as, जब इसको हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है कि जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो बराबर होती है EMF। ठीक है, और साथ में हमारे पास इसकी वोल्टेज की। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर जो आ जाएगी वो आ जाएगी E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, जबकि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि कूलम जो हमारे पास ओहम ला है V इज इक्वल टू आई आर। ओके, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और V की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास आई आर किसके बराबर होता है, ये ज़ाई के बराबर होता है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, as internal resistance R is very small, so IR is equal to I into 0। ठीक है, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वो होता है 0। ठीक है, तो I करंट इंटू 0 ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ही आ जाता है। देयरफॉर E इज इक्वल टू VB। देखें यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये जो है ना, ये सिर्फ V के बराबर ही आता है। दैट इज वाई द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इज यूजुअली इग्नोर्ड। इस वजह से हम अक्सर क्या करते हैं कि इसकी स्मॉल वैल्यू की वजह से जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप के क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ अल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस, ओके, व्हिच हैज द लार्जर डायमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक अल्युमिनियम है और कॉपर की वायर्स हैं। ठीक है, जिनकी लेंथ जो है ना वो सेम है और जिसका रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो आप बताएं कि इनमें से किसका डायमीटर ज्यादा होगा। ठीक है, और क्यों ज्यादा होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज गिवन बाय। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में ही एक कंडीशन गिवन है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लेकर हमारे पास हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इनका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों वायर्स का, फिर उन दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो
हमारे पास जनरल में रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। और रो जो हमारे पास होता है ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को, ओके। अच्छा, हमारे पास वायर्स का जो एरिया होता है ना वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर जो आर है हमारे पास वो रेडियस ऑफ द वायर है, ठीक है। और रेडियस क्या होता है हमारे पास, हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। जो डायमीटर होता है हमारे पास, ठीक है, किसी भी स्फीयर में जो लाइन सेंटर से पास करे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, डायमीटर, ठीक है। यानी कि जो स्फीयर में एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो लाइन हो और वो सेंटर से पास हो तो वो हमारे पास डायमीटर होता है। और उसका हाफ हमारे पास होता है रेडियस, ठीक है। रेडियस यानी कि किसी भी सर्कल में जो सेंट्रल पॉइंट होता है उससे लेकर किसी भी पॉइंट तक का फासला जो हमारे पास होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। उससे मैक्सिमम सेंट्रल पॉइंट से जो मैक्सिमम फासला होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है, ओके। और रेडियस बराबर होता है हाफ ऑफ द डायमीटर के। अब देखें, अगर हम रेडियस की जगह d/2, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, हाफ ऑफ द डायमीटर यानी कि d/2, ठीक है। d इज डायमीटर ऑफ वायर, ओके। तो हम r की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डायमीटर पुट कर सकते हैं। तो r हमारे पास आ जाएगा रो एल डिवाइडेड बाय एरिया की जगह हम लोगों ने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। r हमारे पास है d/2, तो r स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा d/2 होल स्क्वायर, ओके। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 4 रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। 4 किस तरह से आया, नीचे देखें डी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या जाएगा 4, और ये अब डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में है तो ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, डायमीटर भी प्रेजेंट है। और इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। अब देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर हैव द सेम लेंथ एंड द सेम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास अगर रेजिस्टेंस इन दोनों वायर्स का सेम है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, ओके। अब रेजिस्टर के लिए हमने जो जनरल इक्वेशन निकाली उसको हम फिट करेंगे एल्युमिनियम के लिए और कॉपर के लिए, ठीक है। तो 4 रो इंटू ए एल, ठीक है। ए एल रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। 4 तो अपनी जगह पर है, ठीक है। रो की जगह हम लोगों ने लिख दिया रो ए एल यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इंटू एल। एल को हम लोगों ने एल ही लिखा क्योंकि दोनों की लेंथ हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। और पाई इंटू डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर हम लोगों ने क्या लिखा, एल्युमिनियम का, ठीक है। सेम फॉर दैट केस इन कॉपर, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने इस इक्वेशन को भी अरेंज कर लिया कॉपर के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो सेम एक दूसरे के पैरामीटर हैं उनको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 4 इस साइड पर भी है, ठीक है, और 4 इस साइड पर भी है। इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें L इधर भी है और L यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये भी कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे देखें पाई इस साइड पर भी है और पाई इस साइड पर भी है, ये दोनों सेम थिंग है, ये भी कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है हमारे पास। तो फाइनल हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, डी स्क्वायर इंटू कॉपर, ठीक है। यानी कि जो डायमीटर ऑफ कॉपर है डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम है वो हमारे पास आ जाएगा रो कॉपर डिवाइडेड बाय रो एल्युमिनियम। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो डी स्क्वायर ऑफ कॉपर आ गया उसको इस साइड पर ले गए, ठीक है, और रो एल्युमिनियम जो है वो इसको इस साइड पर ले आए, ठीक है। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर ली, ठीक है। तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू रो कॉपर डिवाइड बाय रो एल्युमिनियम, ठीक है। हमें असल में निकालना क्या है कि कौन सी वायर का डायमीटर ज्यादा होगा जब उसका लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों का बराबर होगा, ओके। तो देखें हमारे पास जो डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम की जो रेशियो है वो बराबर आ गई है अंडर रूट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट नोट किया हुआ है कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है, ठीक है, वो बराबर है 1.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओहम मीटर, ओके। और हमारे पास जो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम है वो हमारे पास है 2.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 ओहम पर मीटर, ओहम मीटर, ठीक है। तो आपको इन दो इक्वेशन में किसकी वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है? ऑफ कोर्स हमारे पास जो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम है उसकी वैल्यू ज्यादा है निस्बतन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर है, तो जब ये डिनोमिनेटर में ग्रेटर चीज आ गई तो ये इसकी जो होल वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अंडर रूट होकर और भी हमारे पास कम वैल्यू मिलेगी। तो जो हमारे पास इस तरह एल्यूमिनियम अगर हम इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो डायमीटर होगा कॉपर का वो हमें बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, यानी कि डायमीटर ऑफ जो कॉपर होगा वो एल्यूमिनियम के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। यानी कि जो एल्यूमिनियम यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय सम नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जो डायमीटर ऑफ कॉपर होगा वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, एज रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ओके, Therefore diameter of aluminum wire is greater than diameter of copper wire, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डायमीटर होगा हमारे पास एल्यूमिनियम वायर का वो डायमीटर ऑफ कॉपर से क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम होगा वो डायमीटर ऑफ कॉपर से ग्रेटर होगा, ठीक है। आप आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ये है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी एक्सीड द ईएमएफ, ठीक है। ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिस पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी बैटरी का उसके ईएमएफ से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम किसी भी बैटरी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो है ना किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से ज़्यादा होगा, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज। जब हम किसी बैटरी को चार्ज पर लगा देते हैं और वो चार्ज हो रही हो, ठीक है, तो उस टाइम जो उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं आप, वो ज़्यादा होगा उस बैटरी की ईएमएफ से, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, व्हेन अनदर बैटरी विद हायर ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन विद द प्रीवियस बैटरी, द न्यू बैटरी प्रोड्यूसेस अ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब हम चार्ज पर लगाएंगे बैटरी को तो असल में उसके अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। करंट फ्लोज at its positive terminal and out at its negative terminal, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, सो द करंट इन द प्रीवियस बैटरी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो पहले से जो बैटरी लगी हुई थी तो उसमें क्या हो जाएगा, करंट यानी कि रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ एन ईएमएफ सोर्स इज बीइंग चार्ज्ड, अगर हमारे पास कोई भी ईएमएफ की सोर्स जो चार्ज हो रही हो, देन इट्स करंट रिवर्सेस इन डायरेक्शन मेकिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द करंट, ओके। देखिए हम इक्वेशन जानते हैं कि जो V है वो बराबर है, ठीक है, एप्सिलॉन माइनस हमारे पास इनटू माइनस हमारे पास आ जाता है हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बराबर होता है एप्सिलॉन माइनस हमारे पास जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मींस यानी कि ये हमारे पास है ईएमएफ, ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं I इंटू आर, ठीक है। करंट कितना फ्लो करेगा और उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है कि जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा एप्सिलॉन प्लस IR। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ग्रेटर होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। द लास्ट इक्वेशन शोज दैट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ एन ईएमएफ सोर्स, ठीक है, जब हम किसी भी चार्ज के ईएमएफ सोर्स को चार्ज कर रहे होंगे इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज IR इज फैक्टर ग्रेटर देन ईएमएफ। तो जब हम किसी भी बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे तो सूरत में उसकी जो ईएमएफ होगी वो लेस देन होगी टर्मिनल वोल्टेज से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। और जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ग्रेटर मिलता है देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ओके। तो ये थे हमारे आज के डिस्कशन 4 क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो अच्छी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी समझ आई है, ठीक है, तो इसको लाइक कर दें, और अगर इससे आगे मज़ीद आपको क्वेश्चन पर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।